नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। मेरे घर में मेरे अलावा बस दो ही लोग थे। एक मेरे जेठ, दूसरे एक काम वाली लड़की जो कि मेरी उम्र की थी। बात कुछ यूँ है कि मेरी शादी के बाद ही मेरे पति को वापस दूसरे शहर जाना पड़ा क्योंकि वह वहाँ जॉब करते थे। मेरे ससुराल में मेरे जेठ ही थे। जेठानी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मेरे पति राज दो भाई थे, लेकिन जो दूसरे शहर में करते थे और मुझे कहते थे कि तुम्हारा वीज़ा लगवा कर तुम्हें भी बाहर ही बुला लूँगा। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास थी। घर में एक ही नौकरानी थी जो दिन रात वही रहती थी, वरना तो घर में मैं और मेरे जेठ ही अकेले होते थे। लोग तरह तरह की बातें ना बनाए, इसलिए मेरी शादी से कुछ दिन पहले ही एक नौकरानी दिन रात के लिए रख दी गई थी, जो हर काम करती और रात को मेरे साथ सो जाती थी। वह भी नौजवान लड़की थी। पहले तो मेरे जेठ का ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था, फिर लॉन्च में टीवी देखकर। लेकिन लॉन्च में भी वह तभी आते थे जब उन्हें नाश्ता या खाने की ज़रूरत होती। मेरे जेठ बहुत अलग किस्म के इंसान थे। खाना खाते हुए टीवी देखते रहते। वह बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, बस काम होता तो बुला लेते थे, वरना आवाज़ देते। मैं पूरा दिन उस नौकरानी से घर के काम करवाती और साथ में मैं भी करती रहती थी। शुरू के 1 महीने तो ऐसे ही गुजर गए थे। राज से भी मेरी हर 5 मिनट के बाद बात होती थी। मैं हर बार उनसे अपने वीज़ा का ज़रूर पूछती थी, लेकिन वह यही कहते कि कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी मैं नौकरानी से अपने जेठ के कमरे में सफाई करने को कहती तो वह नहीं करती थी। दीदी, आप भी मेरे साथ चले, मुझे साहब से बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे कभी बेड की चादर बदलवाते रहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि तुम ठीक से सफाई नहीं करती। दीदी, मुझे तो ठरकी लगते हैं वो, उनकी नज़रें अच्छी नहीं हैं। क्या आपको पता है, कल मुझे कहने लगे इतनी गर्मी है मेरे कमरे में, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर काम कर सकती हो। मुझे उनकी यह बात बहुत अजीब सी लगी। उसे तो मैंने यह कहकर टाल दिया कि बेटी समझकर कहा होगा। वह कहने लगी, हमने सारी जिंदगी तरह तरह के लोगों के घरों में काम किया है, सबकी नज़रों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। फिर वह किचन में चली गई। मैंने उसे बात को भुला दिया, लेकिन अब वो मेरे साथ हो रहा था कुछ अजीबोगरीब सा था। आखिर कौन था वो जो मुझे महसूस भी नहीं होता था। रात को मैं देर रात तक जागती रहती। मेरी काम करने वाली लड़की मेरे ही कमरे में ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोई थी। रात 2 बजे तक तो मैं जागती रहती, लेकिन फिर मुझे नींद लग गई। पूरा दिन घर के कामों में लगने में पूरी रात जग ना पाती। एक बार जब मैं अपने जेठ के कमरे में उन्हें चाय देने गई तो मेरे होश उड़ गए। वह काली स्याही को उंगली में लगाकर खाली कागज़ पर कुछ कर रहे थे। मैं तो उन्हें शाम की चाय देने के लिए गई थी, लेकिन जो कुछ देख चुकी थी मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। जब उनकी मुझ पर नज़र पड़ी तो पहले तो मैं घबरा गई, फिर मुझे देखकर गुस्से से बोले, तुम बिना पूछे क्यों मेरे कमरे में आ जाती हो? क्या तुम्हें किसी ने यह तमीज़ नहीं सिखाई कि दरवाजे पर पूछ कर अंदर आते हैं? पहली बार उन्होंने मुझे उस लहजे में कहा था, मेरे तो रंग फीके हो गए। मैं वापस पलट गई और सीधा अपने कमरे में आ गई। मेरे दिल की धड़कनों का यह आलम था कि जैसे सीने से दिल निकाल कर बाहर ही आ जाएगा। मुझे अपने पेट पर लगी स्याही का निशान दिमाग में घूम रहा था। क्या वह निशान मेरे जेठ का ख्याल आते ही मेरी रूह कांपने लगी। यह अजीब सी बात थी, मुझे सोचते ही झुर्री सी होने लगी। पहले तो मैं दिल ही दिल में इस बात से इनकार करती रही,
वह मेरे पापा की जगह हैं। मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, लेकिन एक अटल हकीकत थी कि मेरे पेट पर से यह निशान होता था और मेरे जेठ भी वही रंग की काली स्याही से सफ़ेद कागज पर कुछ लकीरें खींच रहे थे। एक बार मैं अपने कमरे से निकलकर किचन में गई तो मेरे जेठ नौकरानी से बिल्कुल पीछे खड़े थे। वह ध्यान से बर्तन धो रही थी। वह उसके इतने करीब थे कि शायद चंद इंच का फासला हो। मुझे बहुत अजीब सा लगा। इसका मतलब कि नौकरानी उस दिन ठीक कह रही थी कि मेरे जेठ की नज़र और नीयत अच्छी नहीं है। मैं किचन में चली गई और मैंने अपने जेठ से कहा कि जेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उन्हें आज से पहले कभी किचन में नहीं देखा था। वह मेरी आवाज़ पर बुरी तरह से हड़बड़ा गए। मुझे किचन में देखकर कुछ अलग से होने लगे। मेरी आवाज़ पर वह नौकरानी बर्तन धोना छोड़कर मुझे देखने लगी। वह भी शायद मेरे जेठ के जाने से बेखबर थी। जेठ जी अजीब नज़रों से हम दोनों को देख रहे थे। मैंने नौकरानी को नज़रअंदाज किया और जेठ जी से किचन में आने की वजह पूछने लगी। वह कहने लगे कि मैं इस नौकरानी की छुट्टी करवा दूंगा। यह झाड़ू लेकर बिना हाथ धोए बर्तन धो रही है। इसके हाथ गंदे हैं। वह परेशान सी हो गई। कहने लगी, साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं सबसे पहले हाथ धोए थे, इसके बाद ही किचन में बर्तनों को हाथ लगाया था। मेरे जेठ तो उस नौकरानी से बहस पर उतर आए। कहने लगे कि तुम झूठ बोल रही हो। हमारे पैसे हराम के हैं क्या? तुम्हें तनख्वाह भी दूं और तुम झाड़ू वाले हाथों से बर्तन भी धोती हो। यह तो मैंने आज देख लिया, वरना ना जाने तुम कब से गंदे बर्तनों में ही हमें खाना दे रही हो। मैंने अपने जेठ से बहुत कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं खुद नौकरानी से बात कर लूँगी, लेकिन वह भी मुझ पर गुस्सा करने लगे। कहने लगे, तुम्हारी ही नरमी का नतीजा है, वरना मैं इस लड़की को 2 मिनट में सीधा कर दूं। मेरा भाई परदेश में ना जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करके घर पर पैसे भेजता है और यह लड़की तुम्हें गंदे बर्तन में खाना देती है। आज से तुम ही मेरे बर्तन साफ करोगी। इस लड़की के हाथ में बर्तन देखा तो इसे धक्के देकर निकाल दूंगा। गुस्से से यह कहते हुए वो किचन से निकल गए। लड़की तो रोने लगी। कहने लगी, मुझे यहाँ काम नहीं करना है। पैसे लेते हैं तो अपनी मेहनत के लेते हैं। हमने अपनी इज्जत नहीं बेच रखी है। जो यह सब मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं, वह भी गुस्से से नौकरी छोड़ने को तैयार बैठी थी। मैंने उसे अपने गले लगाकर चुप कराया। मैं जेठ के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। मुझे यह हौसला था कि एक औरत मेरे साथ रहती है। अभी तो मैं एक परेशानी से निकल नहीं पाई थी कि मेरे पेट पर काला स्याही के निशान आते कहाँ से हैं और एक नौकरानी के कमरे में होते हुए कैसे मेरे कमरे में आ सकते हैं। मैंने नौकरानी से कहा कि बर्तनों को तुम हाथ मत लगाना, मैं खुद धो दूंगी, लेकिन तुम काम छोड़कर मत जाओ। मैं बड़ी मुश्किल से नौकरानी को राजी करके किचन से बाहर निकली। तभी लॉन्च में मेरे जेठ मेरे पति से फ़ोन में बहस कर रहे थे कि वह नौकरानी को घर से निकाल दे, लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि राज से साफ साफ कह दूंगी कि नौकरानी को मैं कभी छुट्टी नहीं दूंगी। अब तो मैं बिल्कुल भी अकेले रहने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने राज से भी कह दिया कि अगर नौकरानी घर से गई तो मैं भी मायके चली जाऊंगी। जेठ जी को बर्तन से तकलीफ है तो मैं खुद साफ कर दूंगी। मेरे पति ने अपने भाई को न जाने कैसे समझाया, क्योंकि अब वह बहस नहीं करते थे। मैं खुद बर्तन धोने लगी। मैं खाना जेठ जी के सामने खुद रख देती थी और मैं कुछ देर आराम के लिए अपने कमरे में जाने लगी तो वह मुझसे कहने लगे कि आज के बाद मुझे यह नौकरानी मेरे कमरे में नजर न आए।
आज के बाद मेरे कमरे की साफ सफाई का ख्याल बस तुम ही रखोगी। यह सुनकर मैंने सर हिला दिया। मैंने सोचा कि अभी जेठ जी गुस्से में हैं, 2-4 दिन काम कर देती हूँ, फिर खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनका मुझे अपने कमरे में बुलाने का मकसद क्या था। मैं जब जेठ के कमरे में पूछकर अंदर गई ताकि उनके कमरे में सफाई कर दूं, तो वह फिर से काली स्याही में उंगली डुबाकर एक सफ़ेद कागज पर लकीर खींच रहे थे। मुझे देखकर जल्दी से सब कुछ दराज में रख दिया और सीधे होकर बैठ गए। मैंने कहा, जेठ जी मैं सफाई कर दूं? तो कहने लगे, हाँ कर दो। मैंने उनके बेड की चादर बदली और झाड़ू लगाने लगी, लेकिन वह बार बार मुझे ही देख रहे थे। एक बार भी उन्होंने मुझसे नज़र नहीं हटाई थी, और अगर वह यूं ही देखते तो मैं भी कभी सुकून से काम नहीं कर सकती थी। मेरे हाथ में भी कुछ घबराहट के मारे कांपने लगे। मैं बार बार दुपट्टे से अपने चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी, साथ साथ कालीन पर झाड़ू दे रही थी। मेरे जेठ जी कुर्सी से उठकर मेरे पास आ गए। वह मेरे सामने खड़े हो गए तो मुझे भी खड़ा होना पड़ा। मुझे कहने लगे, इतनी गर्मी है, तुम अपना दुपट्टा उतार कर झाड़ू लगा लो। मैं तो वैसे भी वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ, कमरे में कोई नहीं है। मुझे सुनकर हैरत हो रही थी। मुझे नौकरानी की बात याद आ गई। मैंने कहा, नहीं, मुझे अपना दुपट्टा पहनकर काम करने की आदत है। अभी मैं यह कर रही थी कि उन्होंने जेब से रुमाल निकाला और मेरा पसीना साफ करने के लिए रुमाल मुझे दे दिया। वह अपने वॉशरूम में चले गए। मेरे दिल की यह हालत थी कि धड़कना ही भूल गया था। मुझे तो अब अपने जेठ के कैरेक्टर पर शक होने लगा था। मैंने जल्दी जल्दी उनके कमरे की सफाई की और कमरे से बाहर निकल गई। पूरा दिन मैं परेशान ही रही। रात को जब मैं नौकरानी के साथ अपने कमरे में आई तो वह ज़मीन पर अपना बिस्तर बिछा रही थी। मैंने कहा, नीलम जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने सोचा मुझे नौकरानी से सारी बात बतानी चाहिए। वह अपना बिस्तर छोड़कर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मेरे जेठ के बारे में कहती हो, मुझे भी वह सच लगने लगा है। फिर मैंने उसे यह भी बता दिया कि मेरे पेट पर एक काली स्याही का निशान होता है। वह यह बात सुनकर मुझे फटी आंखों से देखने लगी। कहने लगी, दीदी मुझे तो आपके जेठ पर पहले से ही शक है। मुझे तो लगता है कि वह आप पर कुछ गलत भी करते हैं। हमारे गांव में भी एक जेठ ने गलत करके बहू से शादी कर ली थी। उसका पति भी बाहर रहता था। नौकरानी की बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। पहले तो साहब मुझे देखते रहते थे, और अब मेरी जब भी उन पर नज़र पड़ती है तो वह आपको ही देख रहे होते हैं। मुझे भी निकालने के चक्कर में है, इसलिए तो बिना वजह मेरे हर काम में नुक्स निकालते रहते हैं। मेरा मन यह सब सुनकर घबराने लगा। अब मैं अपना कमरा लॉक करके सोने लगी थी। अब मेरे पेट पर निशान भी नहीं होता था। अब तो मुझे यकीन होने लगा था, रात को जरूर मेरे जेठ मेरे कमरे में आते हैं। शायद कोई गलत काम भी करते हैं, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन था। जब से मैंने कमरा बंद करना शुरू किया, मेरे जेठ मुझे घूर घूर कर देखने लगे थे, लेकिन मैंने परवाह ही नहीं की। कुछ दिन के बाद ही मेरे जेठ तो मुझ पर चिल्लाने लगे। कहने लगे कि तुम अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों लॉक करती हो? मेरा भाई तुम्हें मेरी जिम्मेदारी पर छोड़कर गया है। मुझे इस नौकरानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए मैं खुद आकर बार बार कमरे को झांकता हूँ कि कहीं यह कोई कीमती चीज़ चुरा कर भाग न जाए। जेठ जी की किसी बात का मुझे भरोसा नहीं था। मैंने रात को राज से कह दिया कि मेरा वीज़ा का जल्द से जल्द बंदोबस्त कर दें, मुझे उनके पास आना है।
जो बात मुझे राज ने बताई सुनकर मुझे रोना आने लगा। राज ने कहा कि भाई ने मुझे तुम्हारा वीज़ा लगाने से सख्ती से मना कर दिया है। कहते हैं कि बहू को बाहर नहीं भेजूंगा। मैं यह सुनकर रोने लगी। मैंने कहा, राज, मुझे यहाँ नहीं रहना, या तो आप वापस आ जाएं या मुझे अपने पास बुला ले। राज कहने लगे, बस 1 साल की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा, तुम बस 1 साल के लिए रह लो। मैं इस बात पर भी नहीं मानी थी, लेकिन राज अपनी मजबूरियां बताने लगे कि 1 साल के बाद उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। अगर छोड़कर आ गए तो उन्हें नुकसान हो जाएगा। मुझे अपने जेठ से चिढ़ होने लगी थी। ना जाने वह क्या चाहते थे। मैं अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती थी। कमरा बंद करती तो वह चीखने लगते। अपने सारे काम नौकरानी के बजाय वह मेरे जिम्मे लगा चुके थे। जिस तकलीफ से मैं गुजर रही थी वह तो मैं ही जानती थी। अब तो वह हर बात पर मुझे टोकने लगे थे। मैं अपने कमरे में दोपहर को आराम करने जाती तो हंगामा मचा देते कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं और परवाह नहीं। मुझे खाना देकर समझती हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मैं राज से तुम्हारी शिकायत करूंगा। मैं उन्हें रोज रोज की बहस से तंग आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप बताइए मुझे क्या काम है। मैं आपका कमरा तो साफ करने लगी हूँ, आपके सारे काम करती हूँ, चाय खाना सबको समय पर देती हूँ। इसके अलावा मेरी और क्या जिम्मेदारी है। वह कहने लगे कि तुम मुझसे बातें नहीं करती। यह काम मेरे लिए बेहद मुश्किल था कि मैं बैठकर उनके साथ बातें करती। भला मैं उनसे क्या बातें कर सकती थी। उन्हें खुद ही यह सोचना चाहिए था। लोग उनसे बात करने से भी घबराते थे। इस बार मैंने उनकी बात से साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि आपको मेरी शिकायत लगानी है, शौक से लगा दें, लेकिन मैं अब आपके साथ बैठकर बातें नहीं कर सकती। एक बहू होने के नाते जो है मैं वो कर सकती हूँ, वह मैं कर रही हूँ। इससे ज़्यादा की उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो बेहतर है। मेरी बात सुनकर वह गुस्से से भड़क गए, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोले। अपने कमरे में वापस चले गए। नौकरानी भी वहीं खड़ी सारी बातें सुन रही थी। कहने लगी, दीदी आपने बिल्कुल ठीक किया। भला आप कोई साहब की पत्नी थोड़ी हैं जो घंटे उनसे बातें करती रहे। मुझे नौकरानी की बात सही ही लग रही थी। मेरा भला क्या रिश्ता था कि मैं उनसे बात करती। मैंने सोचा अच्छा ही है वह मुझसे नाराज हो गए, कम से कम अब मुझे परेशान तो नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ रात को हुआ मैं तो बहुत डर गई। सुबह मेरे पेट पर काले रंग के निशान लगे थे। नौकरानी अब तक सोई पड़ी थी। मैंने उसे बताया तो कहने लगी, मेरा सर भारी है, मुझे नींद आए जा रही थी। रात भर भी मुझे होश नहीं रहा कि कहाँ सोई हूँ। सिर्फ हाँ मुझे याद आया रात को मेरे सर में हल्का सा दर्द था। मुझे एक सर दर्द की गोली दी थी। कहने लगे यह खा लो ठीक हो जाओगी। लेकिन ना जाने वह खाते ही मुझे होश ही नहीं रहा और मैं यह सोचने लगी कि इसने तो गोली खाई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं खाया था। मुझे क्यों याद नहीं आता, आखिर क्यों मेरे पेट पर यह निशान होता है। अब मैं सोच चुकी थी कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैंने रात को नौकरानी को एक नींद की गोली खिलाई और अपने बेड पर सुला दिया और खुद छुप गई। नौकरानी को मैं पहले ही बता चुकी थी, वह मेरी मदद करने को तैयार थी। मैं पर्दे के पीछे छुपी रही। जब रात के 1 बजे मेरे जेठ मेरे कमरे में आए और बेड के करीब जाने लगे। जैसे ही वह बेड के करीब गए मैंने लाइट जला दी। मेरे जेठ उससे पीछे हट गए। मुझे अपने पीछे देखकर हैरान हो गए और कमरे से बाहर निकल गए। तभी 2 व्यक्तियों ने मुझे और जेठ जी को
रस्सियों से बांध दिया। मैं रस्सी से बंधी हुई थी, मेरे हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुझे रुमाल से भी बांधा था। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू निकल रहे थे। दूसरी कुर्सी पर मेरे जेठ बैठे थे, सामने दो मर्द खड़े थे और मेरी अलमारी से सारे गहने निकाल रहे थे। वह नौकरानी उनके साथ खड़ी थी। सारा खेल उसी का रचाया हुआ था। वह कहने लगी कि वह कब का हर चीज से हाथ साफ कर चुकी होती, बस मेरा भरोसा जीतना चाहती थी। जानबूझकर वह मेरे जेठ के बारे में शक डालती थी, मेरे पेट पर निशान भी वही लगाती थी और मेरे जेठ से मेरे खिलाफ बात करती थी कि साहब आपकी बहू अच्छी नहीं है, आपको समय देने को तैयार नहीं है, इसलिए तो आपसे कोई बात नहीं करता। क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि मेरे जेठ कुछ वहमी मिजाज के हैं, इसलिए उनके सामने जानबूझकर झाड़ू वाले हाथों से बर्तन धोती थी। चाहती थी कि हम जेठ और बहू एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहें और वह अपना काम कर जाए। जब मैंने उसे अपना प्लान बताया तो उसने अपने दो मर्दों को बुला लिया। उसने कोई नींद की दवा नहीं खाई थी। वह मुझे और मेरे जेठ को एक कमरे में इकट्ठा करना चाहती थी और रात को उसने मेरे जेठ से कहा कि आपकी बहू मुझे अपनी जगह पर सुलाकर रात को किसी से मिलना चाहती है। अगर यकीन न आए तो रात को मेरे कमरे में आकर देख लेना। इसलिए मेरे जेठ रात को मेरे कमरे में आए तो बेड के पास जाकर यही देखने वाले थे कि कौन सो रहा है। तभी मैंने लाइट जला दी। मुझे कमरे में देखकर वह वापस जाने लगे तो दरवाजे पर दो मर्द खड़े थे जिनके हाथ में तेज धार के चाकू थे। इन मर्दों के कमरे में दाखिल होते ही नौकरानी उठकर खड़ी हो गई। हम दोनों को बांधकर जब वो सब कुछ चोरी करने लगे तो अचानक यह हुआ था कि उस रात राज वापस आ गए थे। हमें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही घर पहुँचे, घर का गेट खुला था तो वह घबरा से गए। जब अंदर आए तो दो मर्द की आवाज़ सुनकर समझ गए कि कोई चोर घर में घुस आया है। उन्होंने जेठ के कमरे में जाकर पुलिस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंची और हम बाल बाल बच गए। मेरे जेठ ने राज को वापस दूसरे शहर जाने से मना कर दिया और कहा हम कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन किसी नौकर को दिन रात अपने घर पर नहीं रखेंगे। नौकरों को जब भी मौका मिलता है अपना काम कर जाते हैं। मेरी शादी को अब 7 साल गुजर गए हैं और मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मैं घर के सारे काम खुद ही करती हूँ। नौकरानी के लिए अगर मेरे पति भी कभी कहते हैं तो मैं साफ इनकार कर देती हूँ। इसलिए दोस्तों, नौकरों पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।